राधेपुरी नाम के एक गांव में केशव अपनी पत्नी माधवी और अपने बेटे सूरज के साथ रहा करता था। केशव एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था और उसकी पत्नी माधवी घर घर जाकर उपले बेचने का काम किया करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए दोनों पति पत्नी को मिलकर काम करना पड़ता था और दोनों के काम करने से ही घर का खर्चा निकल पाता था। वो लोग गरीब तो थे, परंतु उनके अंदर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी और दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने बेटे सूरज के अंदर भी अपने अच्छे संस्कार डाले थे। फिर ऐसी ही एक दिन सूरज बहुत ही दुखी चेहरे के साथ घर आता है। सूरज को ऐसा देखकर माधवी उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? स्कूल में कुछ हुआ क्या? हाँ माँ, वो कल मेरी ये स्कूल की शर्ट फट गई थी और आपने इस पर रफू कर दिया था और जब मैं आज इसे स्कूल पहन कर गया तो अंश ने मेरा बहुत मजाक बनाया, यहाँ तक कि उसने मुझे गरीब होने का ताना भी दिया। और बदले में तुमने क्या किया? वही जो आपने सिखाया था। मैंने उससे प्यार से बात की, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार मेरे प्रति नहीं बदला। सूरज, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अंधेरे को खत्म करने के लिए अंधेरे की नहीं बल्कि रोशनी की जरूरत होती है। वैसे ही नफरत को खत्म करने के लिए नफरत नहीं प्यार की जरूरत होती है। अंश तुमसे कैसे भी बात करे, लेकिन तुम हमेशा प्यार से पेश आना। देखना, ऐसा करने से एक दिन वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। ठीक है माँ। इसके बाद माधवी सूरज को गले लगा लेती है। अब कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक माधवी की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ दिन काम पर भी जाना बंद कर देती है और फिर एक दिन अचानक वो घर पर ही बेहोश हो जाती है। किसी तरह केशव उसे लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर माधवी के कुछ टेस्ट करते हैं और केशव से कहते हैं, केशव, तुम्हारी बीवी को जानलेवा बीमारी हो गई है और अब उसके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर केशव बहुत दुखी हो जाता है और सूरज को भी ये बात किसी तरह पता चल जाती है। वो दोनों बाप बेटे बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में माधवी की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाप बेटे बहुत अकेले हो जाते हैं, परंतु केशव किसी तरह खुद को संभालता है और अपने बेटे का सहारा बनता है। बेटा सूरज, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया था ना, कितनी भी मुसीबत आ जाए हमेशा उसका डटकर सामना करना है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा? तुम्हें ऐसा देखकर वो भी तो दुखी हो जाएंगे ना बेटा। पापा, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, अब मैं खुश रहूंगा, ताकि ऊपर से माँ मुझे खुश देखें और खुद भी खुश रहें। अब दोनों बाप बेटे किसी तरह खुद को संभालते हैं, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ केशव के कंधों पर आ जाता है और वो दुगनी मेहनत करने लग जाता है और अपने पिता की मदद करने के लिए सूरज घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और वो घर को काफी अच्छी तरह संभाल भी लेता है। अब कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं और अब धनतेरस का समय नजदीक आ जाता है। अंश, जो कि गांव के एक अमीर जमींदार का बेटा था, वो हमेशा गरीब बच्चों का मजाक बनाया करता था और अब धनतेरस पर भी वो अपनी अमीरी से दूसरे बच्चों को नीचा दिखा रहा था। और बताओ सूरज, इस बार तुम धनतेरस पर क्या लेने वाले हो? अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। मैं किससे पूछ रहा हूँ? तुम्हारे घर तो धनतेरस नाम का त्योहार ही नहीं मनाया जाता होगा, और मनाया भी कैसे जाएगा? तुम लोगों के पास चम्मच खरीदने तक के तो पैसे होते नहीं हैं। धनतेरस पर सामान क्या ही खरीदोगे? अंश, तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब बच्चों का मजाक बनाओगे। अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम्हें खुश होकर उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ये सब ज्ञान की बातें मेरे लिए बेकार है। और वैसे भी मैं बता दूं, इस बार मेरे घर पर तो ढेर सारा सामान आने वाला है। मेरे मम्मी पापा ढेर सारे बर्तन, सोने के गहने और मेरे लिए एक वीडियो गेम भी ला रहे हैं। सच में ये धनतेरस तो कमाल का जाने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे अच्छा धनतेरस यहाँ किसी भी बच्चे का जाने वाला है। क्यों, मैंने सही कहा ना सूरज? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम अपना धनतेरस हंसी खुशी से मनाओगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि काश तुम किसी गरीब बच्चों के नजरिए से भी देखकर एक बार उसकी तकलीफ समझो। सूरज अंश को समझाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु अंश बचपन से ही पैसों के बीच पला बढ़ा था, इसलिए उसे गरीबों का दुख तकलीफ कुछ नजर नहीं आता था। वो दिन इसी तरह बीत जाता है।
फिर अगले दिन जब सूरज सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तब केशव उसे रोकते हुए कहता है, सूरज, तुम्हें पता है मेरे बर्तन बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक ने सभी मजदूरों को फैक्ट्री में होने वाली उन्नति के लिए एक उपहार देने का वादा किया है। उपहार? कैसा उपहार पापा? मालिक ने कहा है कि धनतेरस के 2 दिन पहले सुबह से लेकर शाम तक जो भी मजदूर जितने भी बर्तन बनाएगा, वो सारे बर्तन वो अपने घर ले जा सकता है। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ढेर सारे बर्तन बनाऊंगा और फिर धनतेरस वाले दिन गांव में लगने वाले हाट में उन्हें बेचूंगा। इससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और हम अपनी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। आपने तो बहुत अच्छा सोचा है पापा। अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताइए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, धनतेरस को जब मैं हाट में दुकान लगाऊंगा तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अभी तुम स्कूल जाओ, तुम्हें देरी हो रही है। इसके बाद सूरज स्कूल चला जाता है और कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। और फिर धनतेरस से 2 दिन पहले केशव सुबह सुबह फैक्ट्री पहुंच जाता है और सुबह से लेकर देर रात तक ढेर सारे बर्तन बनाता है और फिर अपने मालिक के कहे अनुसार वो सारे बर्तन लेकर अपने घर आ जाता है। और फिर 2 दिन बाद केशव सूरज के साथ गांव के हाट में अपने बर्तनों की छोटी सी दुकान लगा लेता है। पापा, आपने इतने अच्छे बर्तन बनाए हैं कि धीरे धीरे करके हमारे सारे बर्तन बिकने लग गए हैं। भगवान करे हमारे साथ साथ यहाँ दुकान लगाने वाले सभी का कुछ न कुछ पैसा बन जाए, ताकि सभी अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी दिवाली मना पाए। हाँ पापा, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। इसके बाद दोनों बाप बेटे बर्तन बेचने में व्यस्त हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर अंश अपने पिता गिरधारी लाल के साथ वहाँ आ जाता है। गिरधारी लाल अक्सर ही स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आया करता था, इसलिए उसने सूरज को देख रखा था और वो उसे पहचानता था। इसलिए जब गिरधारी लाल की नजर बर्तन की दुकान पर खड़े सूरज पर जाती है तो वो उससे कहता है, अरे सूरज बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, ये दुकान मेरे पापा ने लगाई है और मैं उनका हाथ बटा रहा हूँ। हाँ पापा, ये लोग बहुत गरीब हैं। ये लोग धनतेरस नहीं मनाते, बल्कि ऐसे छोटे मोटे काम में लगे रहते हैं। और वैसे भी ये त्योहार गरीब लोगों के लिए नहीं होते। त्योहार तो हम जैसे अमीर अपने पैसों की खुशियों के साथ मनाते हैं। गिरधारी लाल बहुत समझदार था और समझदार होने के साथ साथ उसमें संस्कार भी थे। इसलिए जब उसका बेटा अंश ऐसी बात करता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, अंश, तुम्हारी सोच बहुत गलत है और शायद ये अमीरों वाली सोच तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है, तभी तो तुम ऐसी सोच रखते हो। और हाँ, त्योहार कोई अमीर या गरीब का नहीं होता, बल्कि त्योहार तो सभी की खुशियों के लिए होते हैं और खुशियों पर अमीर और गरीब दोनों का बराबर हक होता है। हाँ अंश बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। केशव जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं सूरज को अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैं अंश को लेकर कपड़े और मिठाइयों की दुकान पर जा रहा हूँ। मैं इसके साथ साथ सूरज को भी कुछ कपड़े और मिठाई दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर सूरज जाना चाहे तो मैं मना नहीं करूँगा। सूरज हामी भर देता है और फिर गिरधारी लाल सूरज और अंश को लेकर पहले कपड़ों की दुकान पर जाता है और फिर मिठाइयों की। और गिरधारी लाल अंश के साथ सूरज को भी कपड़े और मिठाई दिलाता है, परंतु ये बात अंश को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो मुंह फुलाकर अपने घर आ जाता है। और सूरज वहाँ से हाट में अपने पापा की दुकान पर आ जाता है, परंतु उसका चेहरा काफी उदास होता है, जिसे देखकर केशव कहता है, क्या हुआ सूरज, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? पापा, वो अंकल ने मुझे कपड़े और मिठाई दिलाई, इसलिए अंश अपने पापा से गुस्सा हो गया है और उसने कोई भी त्योहार मनाने से मना कर दिया है। माधवी ने कई साल गिरधारी लाल जी के यहाँ रसोई में खाना बनाने का काम किया है और माधवी मुझे कई बार बताती थी कि अंश को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है और मुझे उन मोतीचूर के लड्डू की विधि भी अच्छे से पता है। तो एक काम कर, मैं तुझे पूरी विधि बताता हूँ और तू इस विधि अनुसार घर जाकर मोतीचूर के लड्डू बना ले और उसे लेकर अंश के घर चले जा और उसे मनाने की कोशिश कर, क्या पता वो मान जाए। सूरज को अपने पिता की बात सही लगती है और वो अपने पिता के बताए अनुसार मोतीचूर के लड्डू बनाता है और अंश के घर चले जाता है और उसे वो लड्डू देते हुए कहता है,
मुझे माफ कर दो अंश, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे कपड़े और मिठाई लेने से इतना बुरा लगेगा। देखो, अंकल ने मुझे जो कपड़े और मिठाई दिलाई थी, मैं वो वापस तुम्हारे पास लेकर आ गया हूँ। और ये लो, ये मोतीचूर के लड्डू हैं। ये खास मैं तुम्हारे लिए बना कर लेकर आया हूँ। सूरज का इस तरह से कपड़े और मिठाई वापस करना अंश को अच्छा नहीं लगता और उसे पछतावा भी महसूस होता है। और इसके बाद उसकी नजर सूरज के द्वारा बनाए गए लड्डुओं पर जाती है और साथ ही साथ अंश की नजर सूरज के जले हुए हाथ पर भी जाती है और उसे पता चल जाता है कि सूरज ने उसे मनाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसलिए वो सूरज के गले लगकर कहता है, मुझे माफ कर दो सूरज, मैं तुम्हारी दोस्ती को कभी समझ ही नहीं पाया। मैं हमेशा तुम्हें भला बुरा कहता रहा और कभी तुमने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। हमेशा मुझसे प्यार से बात की। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे गुस्सा ही नहीं था, फिर माफ करने की क्या बात। चलो अब तुम अपना गुस्सा छोड़ो और ये लड्डू खाओ। इसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं और फिर अंश ये फैसला लेता है कि वो इस धनतेरस पर अपनी पॉकेट मनी से गरीब बच्चों को मिठाइयाँ बांटेगा और सूरज अंश के इस नेक काम में उसकी मदद करने का फैसला लेता है। और दोनों दोस्त धनतेरस के शुभ अवसर पर गरीब बच्चों को मिठाइयाँ बांटकर वो दिन बड़ी ही खुशियों से मनाते हैं। और उस दिन गरीब और अमीर के बीच की दीवार पूरे तरीके से टूट जाती है और वो लोग ये त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर गांव में राजा प्रताप सिंह का राज था। उनकी पत्नी का नाम सुनैना था और उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम आदित्य सिंह था और छोटे पुत्र का नाम सूर्य सिंह था। एक दिन राजा प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुनैना अपने कमरे में बैठे हुए थे और राजकुमार आदित्य उनके कमरे से गुजर रहे थे। तभी प्रताप सिंह सुनैना से कहते हैं, सुनैना, मुझे लगता है कि अब हमें अपने दोनों बेटे की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो दोनों शादी के लिए तैयार होंगे? अरे तैयार क्यों नहीं होंगे, अब तो उनकी शादी की उम्र हो गई है। जैसी कन्या उन्हें चाहिए हम वैसी ही ढूंढेंगे। आप मंत्री जी से कहकर अगल बगल के देशों में ये संदेश पहुंचा दे कि हम अपने दोनों राजकुमारों की शादी कराना चाहते हैं। प्रताप सिंह और सुनैना की सारी बातें आदित्य सिंह सुन लेते हैं। वो कमरे के अंदर जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। पहले हम दोनों देश विदेश का दौरा करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम दोनों विवाह करेंगे। चलो ये भी ठीक है, आप दोनों अपनी ये भी इच्छा पूरी कर लो। अगले दिन दोनों राजकुमार साधारण वेशभूषा में प्रताप सिंह और सुनैना के पास आते हैं और आदित्य सिंह कहता है, माँ, पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए। राजा प्रताप सिंह और सुनैना आदित्य और सूर्य को आशीर्वाद देते हैं और दोनों देश विदेश के दौरे के लिए निकल जाते हैं। दोनों जंगल के पहाड़ियों से बहुत दूर निकल गए थे। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है। तभी सूर्य आदित्य से कहता है, भैया चलो नदी में मुँह हाथ धो लेते हैं, थोड़ा राहत मिल जाएगी और यहाँ पेड़ के छांव में बैठकर थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे और घोड़ा भी थोड़ा आराम कर लेगा। ठीक है, चलो। आदित्य सूर्य अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध देते हैं और जाकर हाथ मुंह धोते हैं और पानी पीते हैं। घोड़ों को भी पानी पिलाते हैं। दोनों पेड़ की छांव में आराम करने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढक रखा था और वो लंगड़ा कर चल रही थी। वो लड़की उन दोनों के पास आती है और उनसे कहती है, मेरी टोकरी बहुत भारी है, आप लोग इसे उठाने में मेरी मदद कर देंगे क्या? मेरे पैर में चोट लग गई है जिसकी वजह से मैं टोकरी उठाकर सही से चल नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बताइए कहाँ तक जाना है आपको? बस जंगल से थोड़ा आगे ही मेरा घर है। सूर्य सिंह हंसते हुए उस लड़की से कहता है, सुनसान सड़क पर इतना बड़ा घूंघट डालकर चलोगी तो चोट तो लगेगी ही ना। दोनों भाई उस लड़की की टोकरी उठा लेते हैं। जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो एक औरत बाहर आती है जो उस लड़की की माँ होती है। उस लड़की के साथ दोनों भाइयों को देखकर लड़की से पूछती है, बेटा ये दोनों कौन है? माँ, मेरे पैर में चोट लग गई थी तो इन लोगों ने मेरी टोकरी घर तक लाने में मेरी मदद की। अच्छा, मैं इन्हें ताजे आम का जूस पिलाती हूँ। लड़की की माँ जूस लेने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो जूस का गिलास लेकर आती है और दोनों भाइयों को देती है। दोनों जूस पी लेते हैं। फिर वो औरत उनको एक छोटी सी पोटली देती है और कहती है, आप दोनों ने मेरी बेटी की सहायता की, इसलिए ये आपका इनाम है।
वो पोटली लेकर दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग चलते चलते सोनपुर की सीमा पर पहुँच जाते हैं। उस दिन वहीं के राजा महेंद्र सिंह के बेटे राजकुमार आदर्श की शादी थी। वहाँ बहुत बड़ी दावत थी। उस शादी में सोनपुर नगर के सभी लोगों को बुलाया गया था। आदित्य और सूर्य दोनों उस दावत में जाते हैं। तभी सूर्य आदित्य से कहता है, भैया हमें दावत में कोई उपहार लेकर जाना चाहिए, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। सूर्य, चलते समय हमें उस औरत ने एक छोटी सी पोटली दी थी, उसको खोलकर देखते हैं कि उसमें क्या है। आदित्य उस पोटली को खोलकर देखता है और सूर्य से कहता है, इस पोटली में हीरे और मोती है, चलो यही दे देते हैं। वो दोनों दावत में पहुंचते हैं और राजकुमार आदित्य वो पोटली राजकुमार आदर्श को दे देता है। राजकुमार आदर्श कहता है, आप दोनों खाना खाकर जाइएगा। राजकुमार आदर्श की माँ कवित्री वो पोटली राजकुमार आदर्श से ले लेती है। वो पोटली खोलकर देखती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वो तुरंत राजा महेंद्र सिंह के पास जाती है और उनसे कहती है, महाराज ये देखिए, ये तो वही हीरे मोती है जो हमारे राजकुमारी इनायत की आंखों से गिरने वाले आंसू की तरह है। राजा महेंद्र सिंह भी उन हीरे मोती को पहचान लेता है। दोनों राजकुमार खाना खाकर अपने अपने घोड़े पर सवार हुए ही थे कि राजा महेंद्र सिंह के सिपाही उन्हें बुलाकर राजा के पास ले आते हैं। राजा महेंद्र उन दोनों से कहते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों को ये हीरे मोती कहाँ से मिले? ये हमारे लिए बहुत खास है। आदित्य सिंह सारी बातें महेंद्र सिंह को बता देता है। तभी सूर्य सिंह कहता है, आप तो इतने बड़े राजा हैं, आपके पास तो इससे कई गुना कीमती हीरे और मोतियाँ होंगे। देखिए, ये हीरे मोती हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या आप हमें उस लड़की के पास लेकर चल सकते हैं? हाँ, हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको उस लड़की से क्या काम है? बेटा, जब हमारी पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने एक असहाय साधु की बहुत सेवा की थी। तब उस साधु ने रानी कवित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा है वो जब हंसेगी तो फूल झड़ेंगे और रोएगी तो हीरे मोती झड़ेंगे। वो साधु भगवान का भेजा हुआ दूत था। हम तो उस साधु की बात को भूल भी गए थे। कुछ समय बाद हमारी जुड़वा बेटियां पैदा हुई। इनायत 2 मिनट बड़ी थी और मालिनी इनायत से 2 मिनट छोटी थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और जब इनायत हंसती तो फूल झड़ने लगते और रोती तो हीरे मोती झड़ने लगते। हम अपनी बेटी पर सख्त पहरा रखते थे। वो दोनों 3 साल की हो गई थी। एक दिन इनायत और मालिनी रानी कावित्री के पास सो रही थी और कावित्री गहरी नींद में थी। और अगले दिन जब कावित्री की आंख खुलती है तो वो देखती है कि इनायत वहाँ से गायब हो गई है। हमने सिपाहियों को उसी समय पूरे राज्य की छानबीन करने के लिए चारों तरफ भेजा। हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमारी राजकुमारी कहीं नहीं मिली। अच्छा, ये बात है। चलिए, अभी आप हमारे साथ चलिए। राजा महेंद्र और रानी कवित्री दोनों भाइयों के घोड़े पर बैठकर उस लड़की के घर की तरफ चल देते हैं और जब उस लड़की के घर के पास पहुंचते हैं तो वो लोग घोड़े से उतर जाते हैं। दोनों भाई अपने घोड़े एक पेड़ पर बांध देते हैं और वो देखते हैं कि उस लड़की की माँ वहाँ पर आम तोड़ रही थी। जब वो सबको देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। तभी महेंद्र सिंह उससे कहते हैं, हमारी राजकुमारी इनायत आपके पास है, हमें उससे मिलना है। हाँ जरूर, मैं अभी इनायत को बुला कर लाती हूँ। वो औरत राजकुमारी इनायत को बुला कर लाती है। राजकुमारी ने अभी भी अपने चेहरे पर घूंघट कर रखा था। तभी वो औरत इनायत से कहती है, बेटी अपना घूंघट हटा दे, अब चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी जैसे ही अपना घूंघट हटाती है तो राजकुमार आदित्य उसे देखता ही रह जाता है। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुनहरे बाल थे। तभी रानी कवित्री कहती है, ये तो हमारी राजकुमारी इनायत ही है। ये आपको कहाँ पर मिली? शाम का समय था। पास वाली नदी के किनारे ये बच्ची अकेले बैठी थी। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं कुछ देर इसके घर वालों का इंतजार करती रही। जब कोई नहीं आया तो मैं इसे अपने घर ले आई। हमारी राजकुमारी इनायत की आंखों से गिरने वाले आंसू हीरे मोती के रूप में बदल जाते थे। इसलिए हमारे महल के ही किसी दास या दासी ने हमारी राजकुमारी को उठा लिया होगा और जब राजकुमारी को ढूंढने के लिए चारों तरफ सिपाही का शोर मचा होगा तब राजकुमारी को नदी के किनारे छोड़कर भाग गए होंगे। इनायत ये सब बात सुनकर अपनी माँ कवित्री के गले लग जाती है और इनायत कवित्री से कहती है,
मेरी माँ को पता था कि मुझे एक ना एक दिन मेरे असली माँ बाप जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। राजा महेंद्र इनायत को गले लगा लेते हैं और वो औरत एक छोटा सा संदूक लेकर आती है और कहती है, इसमें राजकुमारी के आंसुओं से बने हीरे और मोती है जो मैंने संभाल कर रखे थे। मैंने सोचा था कि जब इनायत की शादी होगी तब मैं ये सारे हीरे मोती इनायत को दे दूंगी। राजा महेंद्र उस औरत की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारी सबसे कीमती मोती को इतने प्यार से संभाल कर रखा। अब आप हमारे साथ हमारे महल में रहेंगी। अब आपको इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। राजा महेंद्र आदित्य और सूर्य से कहते हैं, आज आप दोनों की वजह से हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। हम आप दोनों को इनाम देना चाहते हैं। महाराज, हम दोनों राजा प्रताप सिंह के बेटे हैं और हम दोनों देश विदेश के दौरे लगाने के लिए निकले थे। अच्छा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों देश विदेश का दौरा लगाकर सोनपुर ही आना। दोनों राजकुमार दौरे पर चले जाते हैं और राजा महेंद्र सिंह उनकी पत्नी कवित्री इनायत और उस औरत के साथ अपने महल में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों राजकुमार सोनपुर वापस आते हैं और सभी एक साथ उदयपुर जाते हैं। राजा महेंद्र सिंह राजा प्रताप सिंह से ये सारी घटना के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं, हम अपनी दोनों राजकुमारियों की शादी आपके दोनों राजकुमारों से करवाना चाहते हैं। राजा प्रताप सिंह ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों के बाद आदित्य की शादी राजकुमारी इनायत और सूर्य की शादी राजकुमारी मालिनी से हो जाती है। शादी के बाद राजकुमार आदित्य सिंह राजकुमारी इनायत से कहते हैं, अब आप हमें ये बता दीजिए कि आप अपना चेहरा घूंघट से क्यों ढक कर रखते थे? माँ कहती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, किसी की बुरी नजर ना लग जाए, इसलिए वो मुझे चेहरा ढक कर रहने को ही कहती थी। आपकी माँ बिल्कुल सही कहती थी। आप सच में बहुत खूबसूरत है। राजकुमारी इनायत अपना हाथ राजकुमार आदित्य सिंह के हाथ पर रख देती है और दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते हैं और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।